नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में। उत्तराखंड सरकार लेकर आई है एक नई नीति, जितना रोजगार उतनी सब्सिडी। क्या ये नीति उत्तराखंड के गांव में भी उद्योग लाएगी? क्या इससे हमारे युवाओं को उनके घर पर रोजगार मिलेगा? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकास और औद्योगिक नीति मामलों के विशेषज्ञ श्री कुंवर सिंह रावत जी। आज की चर्चा हम दो भागों में करेंगे। पहले भाग में हम समझेंगे नीति का आधार, सब्सिडी का फार्मूला और इसका स्वराज से रिश्ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रावत जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। थैंक यू ओम प्रकाश जी, धन्यवाद जी। रावत जी, क्या पर्वतीय क्षेत्रों को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है? जी नमस्कार, उत्तराखंड संवाद 1966 में आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग अभी काफी दिनों के बाद ये हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, तो आज हमारा जो पॉइंट है एक नीति के बारे में हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सेतु आयोग का गठन किया गया था, उसकी उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब सेतु क्या है इसके बारे में जरा सा बता दूं। ये नीति आयोग जैसे सेंटर में है, वैसे इन्होंने स्टेट का बताया। इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की जो के लिए एक नीति बनाना। जो अब क्या है कि ये एक जो नई डिमांड हो रही है उसके अनुसार हम जो अभी तक काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उस पे नहीं चलने की बजाय अब एक नई नीति पे चलेगी। जो जैसे कि केंद्र में नीति आयोग है, वैसे ही यहाँ सेतु आयोग होगा। तो अब आपका जो प्रश्न है कि भाई सेतु आयोग ने एक ड्राफ्ट रखा है पूरी एक पॉलिसी के बारे में, वो गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। गवर्नमेंट उसको जल्दी ही उत्तराखंड गवर्नमेंट कैबिनेट में लाएगी और वो आई थिंक सेम या कुछ अमेंडमेंट के साथ पास हो जाएगा। अब उसमें ये बोला गया है कि आप जो भी बड़े घराने हैं उद्योगों के, उन्हें बोला गया है आप पहाड़ों में उद्योग लगाइए और जितने आप सब्सिडी, खास तौर पे ये ध्यान रखिएगा ये आईटी उद्योग है, ये वैसे कारखाने वाले उद्योग नहीं है। जितना आप रोजगार दोगे उतना ही आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो इस बारे में जो खास तौर पे पर्वतीय जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में आज का डिस्कशन होगा कि इसकी पॉलिसी क्या है और ये कैसे उद्योग लगेंगे यहाँ पे, और जो उद्योग जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये हिमालयन जो स्टेट है हमारा, उसमें जो 10 हमारे जिले हैं उनके बारे में एक अलग पॉलिसी है। खासतौर पर उत्तराखंड के बारे में है, लेकिन उत्तराखंड को हमने बोला कि हमको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, वो पॉलिसी के अनुसार करना पड़ता है, वो जरूरी भी है। तो अब प्रश्न ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्या ये फायदेमंद होगा, कितना बढ़िया होगा। क्योंकि आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है गवर्नमेंट की, वो कोई भी योजना इम्प्लीमेंट कितनी हो पाई है ये सब आप जानते हैं। क्योंकि हमारा राज्य लगातार पिछड़ता जा रहा है और लगातार ये पिछले 25 सालों में विदाउट अचीवमेंट पर्वतीय क्षेत्र के, और ये लगातार पीछे जाता रहा है। और उसकी चाहे पर कैपिटा इनकम हो चाहे कोई भी हो, जब आपके पास कोई उद्योग नहीं है तो आप किस टाइप का एक इनकम ग्रोथ बनाएंगे, नहीं बन सकती है। तो वो मैं 3 डिस्ट्रिक्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके 10 डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा हूँ। 10 डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है, 3 डिस्ट्रिक्टों का नाम मैं ले लेता हूँ, देहरादून, उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार। इनके लिए अलग पॉलिसी और 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए अलग पॉलिसी। तो अब क्या हो रहा है कि रोजगार पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलेगा इस उद्योग से खास तौर पे। तो ये आगे हम और डिस्कस करेंगे जी। रावत जी, यह जितना रोजगार उतनी सब्सिडी नीति आखिर है क्या? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे?
जी, बहुत बढ़िया बात है। आज के जो हमारे प्रश्न है, खास तौर पे ये कुछ मैं ये कहूँ कि वैज्ञानिक तौर पे भी हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझते हैं उनके बारे में, लेकिन सभी लोग ध्यान दें तो हम कोशिश करेंगे सिंपल शब्दों में बताने की, क्योंकि हमारे जो जो व्यूअर्स हैं, जो हमको देखने वाले हैं, वो देश विदेश से भी हैं और हमारे पर्वतीय क्षेत्र से भी हैं, और हमारे कुछ मुझे लग रहा है ऐसे मित्र भी हैं जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हमारे कई वीडियो में मैंने देखा है कि उनकी वो ज्यादा वो लोग होते हैं जो कि जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब आपका जो प्रश्न है कि भी जितनी जितनी सब्सिडी उतना रोजगार, उसका मीनिंग क्या है? तो ये सिंपल शब्दों में देखिए, मैं जरा सा इसके पीछे चले जाऊं। जब पहली चुनी हुई सरकार बनाई गई थी, आपको पहले मालूम है, जब 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था, उस समय नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। वो सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल में इलेक्शन कराने थे, जो कि पहली चुनी हुई सरकार थी। उसमें शायद एनडी तिवारी जी उसके मुख्यमंत्री बने थे। तो एनडी तिवारी जी के पास एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। उन्होंने ये जो नीति आज पर्वतीय क्षेत्र के लिए सेतु ने बनाई है, वही नीति उन्होंने उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए बनाई थी। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहना पड़ रहा है आज 25 साल के बाद 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए कोई नीति नहीं बनाई, वो आज सेतु आयोग बना रहा है। तो वो उन्होंने पहले बनाई थी, उस समय भी यही बोला गया था कि 3 डिस्ट्रिक्टों में आप इंडस्ट्री लगाइए और जितना रोजगार दोगे उतनी ही आपको सब्सिडी मिलेगी। यही शब्द 2002 में एनडी तिवारी साहब के थे, जो कि पहले केंद्र में उद्योग मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनको मालूम था कि मैदानी हिस्से का विकास से, उनके परिकल्पना थी कि मैदानी हिस्से के विकास से शायद उत्तराखंड का ग्रोथ बढ़ जाए और उत्तराखंड काफी ऊपर आ जाए। लेकिन हुआ क्या है कि इस पॉलिसी का एक साइड इफेक्ट हुआ है जबरदस्त। क्योंकि मुझे याद है जिस समय मैं उस समय मंत्रालय जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी, तो उस समय उसके में मैं बात बता देता हूँ। 2-3 टाइप के जो इंडस्ट्रियां लगती है वहां पे। एक तो होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का जो अमाउंट जैसे 50 लाख है या 1 करोड़ है, इससे आजकल कुछ बढ़ भी गया है। पहले 50 लाख के करीबन था, अब शायद 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक ऐसे हो गया। उसके बाद होता था एक यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद होता है एक हैवी इंडस्ट्री होता है। हैवी इंडस्ट्री यानी एक ऊपर की साइड में काफी, और एक बीच में मझोले यानी सूक्ष्म और मझोले मध्यम दर्जे के 2 जो विभाग होते हैं, वो उस टाइप की इंडस्ट्री लगती थी। और एक हैवी इंडस्ट्री की, हैवी इंडस्ट्री मतलब काफी हैवी वाले जो भारी उद्योग कहते हैं, उनसे भारी उद्योग, उसमें भी मैंने काम किया है। और जो हम जिसमें मैंने खासतौर पे काम किया उसमें पॉलिसी बनती थी। पॉलिसी यानी सभी उद्योग के लिए पॉलिसी। वो उस समय नरेंद्र तिवारी जी उद्योग मंत्री उससे पहले रहे हैं, तो उनको काफी एक्सपीरियंस था कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियां लगेंगी करके। तो इंडस्ट्री खासतौर पर सिटकुल का उसमें निर्माण किया गया था, और बाद में दूसरे सिटकुल का निर्माण हरिद्वार में किया गया था। इसके उसमें भी यही बोला गया था कि जितना आप रोजगार दोगे उतना ही हम आपको सब्सिडी देंगे। तो आई थिंक 2012 तक वो सब्सिडी चली थी, और 2012 के बाद वो सब्सिडी देना बंद हो गया। अब शायद सब्सिडी नहीं है। उसके कारण से क्या हो गया, कुछ जो इंडस्ट्रियां, बहुत सारी इंडस्ट्रियां आई थी। इवन टाटा की नैनो भी शायद यही बनी थी रुद्रपुर में, पहला लॉट बताते हैं। सिंगुर में तो बाद में गई थी, सिंगुर के बाद फिर सीधा वो उधर गुजरात में चली गई थी। सिंगुर में तो बंद सेटअप नहीं हो पाया था। तो ये बता रहा हूं कि उस समय भी यही बोला गया था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये हुए कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों को उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अब उसमें ग्रोथ का कितना फायदा हुआ, क्योंकि सब्सिडी तो उन्होंने ले ली। कि सब्सिडी का मीनिंग क्या है कि आपको स्टाम्प ड्यूटी में फ्री कर देना, बिजली पानी में भी काफी हद तक कम कर देना, और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं में। यानी वो सब्सिडी का मीनिंग है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे से देती है। यानी आपको 1 रुपये यदि टैक्स के रूप में देना, तो 50 पैसे आपको देना है, 50 पैसे गवर्नमेंट देगी। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस तरह से। तो 50%, मान लीजिए आपको 1 लाख टैक्स देना है, तो 50,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, 50,000 रुपए आप टैक्स देंगे। तो ऐसी सब्सिडी, इसको सब्सिडी कहलाया जाता है, क्योंकि इंसेंटिव का मीनिंग है कि आप उद्योग सेटअप करें और आप रोजगार दें,
और इमिडिएटली आपको सेटअप करते टाइम, जैसे आप कोई मकान बनाते टाइम क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं इधर उधर से, वैसे ही वो भी फंडिंग करते थे कि भाई इधर से उधर से। और कई हीरो, नेस्ले, बहुत सारे एस्कॉर्ट्स, टाटा के घराने थे और बहुत सारी कंपनियां आई थी। उनमें से कुछ कंपनियां अभी चल रही हैं, कुछ कंपनियां आगे नहीं चल पाई, वो अपना बुरे बिस्तरा बांध करके चली गई क्योंकि उन्होंने सब्सिडी ली, सब्सिडी का फायदा उठाया, वो चली गई। अब सवाल ये आ रहा है कि सेतु आयोग ने अब पर्वतीय क्षेत्र के लिए बनाया है, क्योंकि वहां जो इंडस्ट्रियां चल रही है उसमें से भी हरिद्वार के बारे में बताया गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां वहां भी से भी गायब हो गई हैं। तो कैसे, क्योंकि किसी का दिवाला उठ जाता है, किसी का हो जाता है, वो अपने को वो डिक्लेयर करके खत्म कर देती हैं। अब सवाल ये आ रहा है, उस समय भी ये बात आई थी कि 3 डिस्ट्रिक्टों में ये इंडस्ट्रियां लग सकती हैं, बाकी 10 डिस्ट्रिक्टों में नहीं लग सकती। तो 10 डिस्ट्रिक्ट पर्वतीय क्षेत्र, अब उनके लिए 25 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने सोचा है कि अब एक सेतु आयोग बनाया है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, उसमें राजशेखर जोशी जी हैं शायद, हाँ जोशी जी हैं, और शत्रुघ्न सिंह है सीईओ, और वो उपाध्यक्ष हैं, और जोशी जी। तो उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी बनाई है, अच्छी पॉलिसी। हमने भी उनको सजेस्ट किया था अपने वीडियो में, यदि हमारे पुराने वीडियो आप देखेंगे, कि आप आईटी सेक्टर की कंपनियों को सेटअप करने के लिए बोलिए। जैसे मैंने कई बार बोलता हूं, आप अमेजन का यहाँ पे कंपनी स्टोर खोल सकता है, गूगल का खोल सकता है, और सीमेंस का खोल सकता है, और आपका इरेक्शन का खोल सकता है, और बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में सुंदर वातावरण होने से, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां तो सेटअप नहीं होनी। अब क्या हो रहा है कि उनको आप रोजगार वहां के पब्लिक को देंगे, कहा, यानी पर्वतीय क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र में आप उसको सेटअप करते हैं तो आपको रोजगार वहां से देना होगा। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि रुद्रपुर के सिटकुल में जितनी भी इंडस्ट्रियां सेटअप हुई थी, उन्होंने बोल दिया, इवन वो लेबर को छोड़ करके बाकी सारे इंजीनियर से लेके जो टेक्नोक्रेट थे वो सारे बाहर से लाए थे। टाटा की कंपनी का जब नैनो का बनाया था उन्होंने, सारा वो प्लांट लगाया, तो उसमें सारे इंजीनियर, सारे टेक्नोक्रेट उनके पुणे से आए थे उस समय। और ये हल्ला भी हुआ था कि भाई आप यहाँ पे क्यों नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास ये जो लेबरर हैं ये भी स्किल्ड नहीं है। मीनिंग है कि हमारे पास उस टाइप की पढ़ाई वाले बच्चे नहीं है जो कि हमारे उस, टाटा ने बोला कि हमारे उस इंडस्ट्री में काम करने लायक हैं करके। तो लेकिन उन्होंने, ऐसा नहीं है कि लेबर तो उन्होंने यहीं से लिए, लेकिन वो सारी ऑलमोस्ट 75% लोग को बाहर से लाए थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी ये वाला सिस्टम यहाँ पे नीति जो सेतु आयोग यहाँ आईटी सेक्टर के लिए कर रहा है, मुझे लगता है कि इस ओर उन्होंने ध्यान दिया है, और अभी से ध्यान देना पड़ेगा। यदि मान लो 5 साल में आईटी सेक्टर की कंपनियां सेटअप होती हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो अभी से आपको स्टडी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए कैसे कि 8वीं और 10वीं के बाद उस टाइप के जो एक आईटी सेक्टर के लिए जो क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, वो हमको तैयार करने होंगे अभी से। यानी हमारे गवर्नमेंट या जो सेमी गवर्नमेंट या जैसे भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें, या तो ये भी हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी एक ट्रेनिंग के थ्रू उनको बनाया जाए, 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दी जाए आईटी सेक्टर में काम करने वाले, जो कंपनीज में काम करने के लिए उनको ट्रेन किया जाए। इवन आपको बता दूं मैं, आईआईटी के बच्चे यूएस में जाकर के भी उनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। वो यूएस वाला तब कहता है कि ये हमारे लायक अब बने हैं करके, हालांकि उनकी 3 साल तक ट्रेनिंग चलती है, उनको चाहे काम लेते हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। ये हम सेतु आयोग को एक प्रशंसा करेंगे, मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है, सही वो लिया है। अब ये कहें कि यहाँ पे छूट, यानी आपको बिजली का बंदोबस्त करना पड़ेगा 24 घंटे, और दूसरी बात है नए इंटरनेट की सुविधाएं हर जगह देनी पड़ेंगी, वो भी 24 घंटे, और आपको जो वाटर के कनेक्शन है, बिजली, पानी और भी चीजें, एनवायरमेंट तो सही है, ये सारी चीजें आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। आने वाले टाइम में जो यहाँ जॉब करेंगे, यदि बाई चांस हम ये कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे नहीं आएंगे, मान लीजिए 25% है,
वो हाईली क्वालिफाइड ऊपर के, वो बाहर से आएंगे, उनको रहने के लिए रेजिडेंशियल एरियाज देने पड़ेंगे। अब आपको ये आप छोड़ दीजिए कि आप उनको अल्मोड़ा में देंगे, आप उनको पौड़ी में देंगे, आप उनको चमोली में देंगे, सारे हेडक्वार्टर में पॉसिबल नहीं है। आज आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जगह खाली है, यानी जो भी प्लेन एरिया हैं उन एरिया के लिए ये पॉलिसियां अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि वहां एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो अब जितने आप उनको मैंने 2 चीज आपको बता दी। अब आपको जैसे कह रहे कि रोजगार तो वो दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट चाहिए, यानी आपको उनको एक 10वीं पास वाला बच्चा, आप गुजरात का पैटर्न ले लीजिए, जैसे वो 10वीं पास का बच्चा डिप्लोमा करता है उनसे रिलेटेड। अब आज क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शायद 2 साल 3 साल में पीछे हो जाएगा और कुछ और आने जा रहा है। तो उस हिसाब से जो आईटी की जो कंपनियां हैं आने वाले टाइम में ऐसा काम करेंगी, तो हमें उस तरह के लोग, हो सकता है हमारे यहाँ बाहर के लोग भी काफी आए, तो वो आए तो उनके लिए पूरी व्यवस्था बनानी। इसके लिए हमने सुझाव दिया है कि भाई आप जो भी स्टेट हाईवेज हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे कम है तो स्टेट हाईवे ज्यादा है, स्टेट हाईवे के किनारे आपको चमचमाती हुई रोडें होनी चाहिए, चमचमाती हुई मतलब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं युक्त होगा तब आपका जो ये जो एरिया हैं जितने भी हैं, चाहे आप इधर ये मरचुला विक्केसन रोड से रिलेटेड, यानी चकोटिया गैरसैंण जो हम नमो सिटी का परिकल्पना कर रहे हैं, और उधर सतपुली से लेकर श्रीनगर तक का एरिया, उधर आगे कुछ चमोली का क्षेत्र है, नीचे कुछ पीपलकोटी के आसपास है, और इधर बागेश्वर का एरिया, इधर सोमेश्वर का एरिया, और भी ये काफी पिथौरागढ़ से रिलेटेड जो घाटियां हैं वो घाटियां, इन घाटियों के विकास के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और इंटरकनेक्टिविटी का बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप 3 डिस्ट्रिक्टों को खास तौर पे भूल जाइए, अब 10 डिस्ट्रिक्टों के उत्थान की बात आ रही है। तो ये सेतु आयोग ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, अच्छा सजेशन दिया है। तो सबसे मतलब ये कि जितना रोजगार आपको तभी मिलेगा जब आप स्किल्ड होंगे। अब गवर्नमेंट तो सुविधा देगी, गवर्नमेंट मान लीजिए आपका 50,000 का बिल आया तो 25,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो 25,000 कंपनी देगी, तो कितनी सुविधा हो जाएगी आने वाले 5 साल 10 साल। और लीज पे आपको लैंड भी मिलेगी, और लैंड इशू के बारे में आगे बात करेंगे। ये हमारा कहना है जी। रावत जी, क्या लघु उद्योग और स्वरोजगार करने वाले स्थानीय लोगों को भी इसमें स्थान मिलेगा? देखिए ऐसा है, जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग के बारे में अलग अलग डेफिनेशन है। खास तौर पे मैंने कहा है आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का मतलब है जिसमें आंचल जैसे कंपनियां हैं यहाँ पे, और जैसे गुजरात में पराग है, अमूल है, वैसे ही यहाँ पे आंचल है या कुछ और ब्रांड है अमूल के हैं या कुछ वो हैं, वो अपने धीरे धीरे खोले। आंचल तो शायद इस और कुछ काम भी कर रही है। तो इसको ना हाईली एक टेक्निक युक्त, मतलब टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको वो करना पड़ेगा, चाहे वो कोऑपरेटिव के थ्रू करें चाहे कैसे करें। लघु उद्योग यही हो सकता है। लेकिन अब लघु उद्योग जैसे आप कई और चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी टेक्निक को तो हमको उसमें या तो मॉडिफाई करके लाना पड़ेगा, और नहीं तो नई टेक्नोलॉजी युक्त, नई टेक्नोलॉजी जो अब आईटी सेक्टर को कौन क्या क्या असिस्ट करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। लघु उद्योग के बारे में, और हम जो लघु उद्योग का मतलब कुटीर उद्योग होता है, कई चीजें उन पे हम बहुत ध्यान दे चुके हैं, उन पे हम पैसा बहुत खर्च कर चुके हैं। तो लेकिन मैंने बोला कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जैसे आप कहते हो पिसा हुआ नमक, वो यूएस तक जा रहा है, तो उसके बारे में जितनी उसकी सप्लाई है उसके हिसाब से। और दूसरी बात यह है, अब जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वो हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर बेस्ड काम करना नहीं चाहते, मैंने एक खास तौर पे देखा है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो ही सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड का काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम खास तौर पे ये लघु उद्योग भी हो सकता है, लघु उद्योग की क्वांटिटी जरा सा कम करनी पड़ेगी उसके आईटी सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज एक कंप्यूटर एज है, आज मोबाइल का एज है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, और कुछ ऐसे यानी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, कई चीजें वो बदल रही है। तो हमें आईटी के बारे में ज्यादा बात करनी पड़ेगी। ये भी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लघु उद्योग में ही आता है। ये धीरे धीरे, जैसे आपने आनंद डिस्ट्रिक्ट में देखा, वहां पे दूध
समझ लो, कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं, वही चीज, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो कैसे जन जागरूकता अभियान बनाया जाए, कैसे बनाया जाए करके। लेकिन दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पे बोला है कि विकसित भारत @2047 तभी बनेगा, उसमें एक बात क्लियर बोली गई है कि आपको 30% हम अभी रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी 30% शहरीकरण है हमारा, उसको बढ़ा के 67 से 70% करना है। यानी जो शहरी लोग 30% है, वो 70% हो जाए, 40% का ग्रोथ होगा, यानी इंक्रीज होगा एक किस्म से। 40% का इंक्रीज किस कारण से? ये अर्बनाइजेशन की ओर जाएगा। अर्बनाइजेशन का एक मामला क्या है? सर्कुलेशन ऑफ द मनी, यानी आप पैसे का यूज करना। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दे रखा है, अब आना जाना हो रहा है, काफी कुछ लोग, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन है, वो कितना मतलब उसमें मनी सर्कुलेशन चलता है, वहां का दूध का है, कई बिजनेस हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस सेटअप होंगे, रेजिडेंशियल एरिया सेटअप होंगे, ये बहुत सारी चीजें, मनी सर्कुलेशन अपने आप में एक सिटी के हिसाब से चलेगा। और यदि आप कहेंगे एक बेस की इंडस्ट्री, जैसे आपने देख लिया कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में कम लोग जाना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रोसेस बढ़े, क्योंकि वो हाईटेक हो जाए। हाईटेक जैसे स्वीडन में डेयरी फार्मिंग का काफी वो चलता है, लेकिन उन कंट्रियों का बेस, जैसे हमारे कुछ बहुत ठंडे एरिया हैं कई गए, तो वो चीजें, जैसे उसमें देखा आपने दूध, वो अपने आप निकलता मशीन के थ्रू, ये सारा मशीनी युग है। वो मैं इसी के लिए कह रहा हूँ, चाहे आपका कुटीर उद्योग हो, चाहे आपका लघु उद्योग हो, चाहे आपका कोई सा भी उद्योग हो, उसमें मैक्सिमम आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है। जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तभी हम एक शहरीकरण की ओर बढ़ेंगे। यानी 70% लोग विकसित भारत में शहरों में रहेंगे और 30% लोग गांव में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि गांव में सर्कुलेशन, गांव का सर्कुलेशन कम होता है, शहरों का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। दिल्ली के बारे में यही तो बोला गया, अर्बनाइजेशन है टोटली, वहां मनी का सर्कुलेशन चल रहा है। अब मनी, आप सुबह आप 100 रुपए लेके निकलिए, आपको मेट्रो में जाना है, आपको उधर ऑफिस पहुंच रहे हैं, उसके बाद बाहर आप चाहे कुछ वो खाना खा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, एक मनी सर्कुलेशन हुआ है ना। ऐसे सभी लोग का मनी अब ये गांव में क्या है कि वो कह नहीं यार आज कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है, मनी सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो मनी तो है, लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हो रहा। अब आपको खर्च करने की तब होगा जब आप कमाएंगे। अब आप कमाएंगे नहीं, मान लीजिए एक आदमी कमाएगा, 10 आदमी खाएंगे, तो मनी सर्कुलेशन श्रिंक हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा। मनी सर्कुलेशन पे ही सब कुछ चलता है, अर्बनाइजेशन भी इसी में चलता है। जी, ये बात कह रहा। तो मेरा कहना है कि आईटी सेक्टर से और लघु उद्योग को भी जोड़ा जाए, लघु उद्योग को हाईटेक किया जाए। जी रावत जी, आईटी कंपनियों को भूमि देने का क्या रोड मैप है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने। ये देखिए, जब आपके पास लैंड होगी तभी आप ये सारी चीजें आगे कर पाएंगे। सर्वप्रथम लैंड बैंक के बारे में बात हुई थी बहुत पहले से, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट एक बहुत सारी चीजों को छेड़ देती है, तो कहती है कि भी इसमें एक रायशुमारी होती है, हाँ भाई ये क्या किया जाए क्या। उन्होंने बोला था क्लियर कट कि 13 साल या 12 साल या 15 साल जो जिन्होंने जमीन को छोड़ दिया है, हालांकि जमीन आपके नाम से है, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, वो उनका मीनिंग है वो लैंड को एक लैंड बैंक बनाया जाए। मान लीजिए ये कम से कम 10-15 घरों की जमीन है, अब उन्होंने उसको पूरे एरिया को छोड़ दिया है, तो वो लैंड बैंक में ऐसी जमीन आ जाएगी, तो वो उसमें एक खातेदार का नाम भी होगा, एक स्ट्रक्चरल चीज चेंज हो सकती है। हम एक सुझाव भी दे रहे हैं इस मामले में कि भाई आप मान लीजिए एक किसी आदमी की 10 लाख की एक प्लॉट की कीमत है, 10 लाख में से जो 5 लाख का उसको कैश दे दीजिए, 5 लाख उसके जो कंपनी, मान लीजिए एप्पल की कोई कंपनी को आप एक प्लॉट देते हैं, उसकी कीमत आप 1 करोड़ है, 1 करोड़ में जितने भी शेयरधारक हैं उनको 50% पैसा दे दीजिए और 50% का उनका शेयर रखिए। तो कंपनियां, देखिए एप्पल जैसी कंपनियां चलेंगी, चाहे जो भी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो विप्रो है, एप्पल है, और भी टाटा की कंपनियां हैं, अब कोई ईयर वाली कंपनियां भी आ सकती है आने वाले टाइम में, बहुत सारी चीजें।
तो उसमें एक स्ट्रक्चरल रोड मैप ये होगा, खासतौर पे लैंड के लिए लैंड का यूज हो जाएगा, लैंड यूज हो जाएगा। उस लैंड यूज एग्रीकल्चर लैंड को खास तौर पे कमर्शियल में चेंज करना पड़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। तो जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के दोनों साइडों में, यानी जहां भी उनके दाएं बाएं जहां भी जगह है, वहां पे इन कंपनियों को लैंड दी जाए। और लैंड देने का मतलब है वो उनको रोजगार भी मिलेगा। एक आपका एमओयू बनाना, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा दोनों उसके बारे में, चाहे आप 100 ईयर्स के दें, चाहे आप उसको, अब आप मान लीजिए आपने आपने मैंने एक छोटी सी बात बोली है, 1 करोड़ की जमीन है, उसमें आपका 10 लाख का शेयर है, 10 लाख में से 5 लाख रुपए आज आपको मिल गया, 5 लाख का आपके पास शेयर आ गया टाटा का या एप्पल का। तो 5 लाख का शेयर मतलब वो लिस्टेड यदि होता है तो हो सकता है आपको वो आने वाले टाइम में 50 लाख भी दे सकता है, 1 करोड़ भी दे सकता है, जो शेयर जो 5 लाख के शेयर हैं तो वो। लेकिन यहाँ लोगों को ना ऐसे समझाना पड़ेगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज में जब ये चीजें आती हैं, क्योंकि जो कंपनियां आएंगी वो आपको रोजगार भी देंगी, पैसा भी आएगा, सारी चीजें ऊपर आएंगी। अब ये चीजें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो जियर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के आसपास जो जिनकी जमीनें एक्वायर की गई हैं, वो जनरली वैसे ले ली गई है। मैं एक ना उत्तराखंड में, क्योंकि लिमिटेड जमीन है और तो इसलिए उन जमीनों के बारे में, ताकि दो चीजें हो सकती है, या तो 100 ईयर्स की लीज पे दिया जाए, और या तो फिर आप उसको इस बेस पे दे दें कि 50% आप शेयर मनी के तौर पे, 50% उनको कैश दे दें। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चरल चेंज में, ये वीडियो हमारा सेतु आयोग को जाएगा, सेतु आयोग इस बारे में बात क्लियर कर सकता है। लैंड इक्वेशन बिल, खास तौर पे मैं आपको बता दूं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब बहुत बढ़िया अमिताभ कांत जी थे, अमिताभ कांत जी उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जिसमें मैंने काम किया है, उन्होंने एक बिल की ड्राफ्टिंग किया था, ये लैंड इक्वेशन बिल। हालांकि वो बिल पास नहीं हो पाया, मुझे लग रहा है लोकसभा और राज्यसभा में पता नहीं आया नहीं आया वो। उस बिल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी बहुत अच्छी हुई थी ड्राफ्टिंग, कि उसको कैसे किसानों से लैंड को लिया जाए, क्या उसको मूल्य दिया जाए। उन्होंने बोला 10 गुना तो उनको मूल्य दिया जाए। मान लीजिए आपकी कीमत 1 लाख रुपए डिसाइड, तो 10 लाख रुपए मिलेगा। ये तो उसका स्ट्रक्चरल, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप उनको या तो 100 ईयर्स की लीज पे दीजिए, 100 ईयर्स बहुत होता है, या 100 ईयर्स नहीं है तो आप उनको एक शेयर सिस्टम के उसके हिसाब से दीजिए, तो लैंड का भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका ना वो जो शेयर आपका बना रहेगा कंटिन्यू, कोई भी है, चाहे एयर इंडिया आती है, चाहे आपकी टाटा की कोई कंपनी आती है, एप्पल की कंपनी आती है, मार्क जगरबर्ग की कोई कंपनी, फेसबुक की कंपनी आती है। हालांकि इनमें बहुत चेंजिंग आएगा, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है बहुत तेजी से, कई चीजें आ रही हैं। सैटेलाइट बहुत चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, तो ये कितना चेंज आ जाएगा। अभी टावर सिस्टम है, उसमें एक छोटी सी छतरी लगानी है, आपको सीधा सैटेलाइट, ना तो बादलों की गड़गड़ाहट, ना कुछ कहीं डिस्टर्बेंस नहीं, चाहे कुछ भी आ रहा है, छतरी आपके वहां रिसीव करेगी, और जैसे आपका टीवी रिसीव करता है वैसे ही आपका सीधा इंटरनेट भी आ जाएगा। तो ये फैसिलिटी है ना, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि आपको देना क्या है। आज ये क्या होता है कि गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बनाने के लिए कहती है, उसको कहीं एक जंगल में देने के लिए बात होती है। जंगल में क्या दोगे यार, बताओ पहले। मैंने अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज की बात बताई आपको, मैंने कहा वो चौखुटिया में होता तो शायद साल 2 साल में सेटअप भी हो जाता, वो 10 साल में तो पहाड़ियां ही काटते रहे उसको, अब जाकर के वो बनाया 10 साल में। बताइए, 10 साल लग गए आपके मेडिकल कॉलेज को अल्मोड़ा में सेटअप होने में, वो चौखुटे में होता तो शायद 1-2 साल में हो जाता। हो कंस्ट्रक्शन करना था, 5 मंजिल बिल्डिंग बनानी थी, तो वो ऑटोमेटिकली 2 साल लग जाते, वो 10 साल, उसको कितने साल तो उनको, अब देख के आइए उसको, वो उसको काटने में टाइम लग गया, उसमें पहाड़ी को काटने। तो ऐसी यदि जगह देंगे तो वो जगह नहीं हो पाएगा। जो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि अब आप एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पे हाथ नहीं लगा रहे, खेती बाड़ी नहीं कर रहे, लेकिन आपको इनको देना होगा भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के लिए। अब बच्चे किस चीज के, आईटी सेक्टर, यानी हमारा अर्बनाइजेशन भी चेंज हो रहा है। रोड मैप रहेगा ये वाला कि भाई लैंड अवेलेबल है, लैंड मिल सकती है, ऐसा ऐसे कहीं भी नहीं है कि ना मिल सकती है। और ये भी बोला गया कि उनकी सहमति से, सहमति यानी फार्मर्स की, ये हमने तड़क ताल में बोला था। वो फार्मर्स जितने भी थे जिनकी लैंड ओनर्स थे, उन्होंने कहा जी हम देने को तैयार है।
लेकिन उसमें किसी को घाटा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला कि 50% का शेयर 50% कैश देना, तो ये दोनों चीजें। तो आप ये बातें इसमें लैंड एक्विजिशन जो बिल है बहुत बड़ी चीज है, इसमें ड्राफ्टिंग हो सकती है, सबकी सहमति से बनाए। और दूसरे काम ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एक पार्टी बने, गवर्नमेंट और फार्मर्स दो पार्टी हैं, और वो बीच में गवर्नमेंट रहेगी और वो उस कंपनी को देगी, यानी आप और गवर्नमेंट और कंपनी, गवर्नमेंट बीच में है। तो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। रावत जी, क्या सरकार की नजर आईटी कंपनियों को भी पहाड़ में लाने पर है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पॉलिसी बनाई है आईटी सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर की पॉलिसी जो आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको वो जो है ना खास तौर पे पर्वतीय क्षेत्र के लिए ध्यान दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग कुछ चल नहीं पा रहे हैं और मनी सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसी पे इन्होंने खास तौर पे ध्यान दिया है। अब आईटी सेक्टर की कंपनियां काम कैसे करती हैं ये आपको पता है। सारा आजकल देखा होगा कोरोना पीरियड में ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था, सारा आईटी वाले काम कर रहे थे। आईटी में आपको नेट होना चाहिए और खासतौर पे आपका इक्विपमेंट सही होना चाहिए, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर सही, पीसी या मोबाइल अच्छी क्वालिटी का। अब मान लीजिए 90,000 का एप्पल का मोबाइल तो वही लेगा ना जिसकी सैलरी कम से कम एक महीने की 90,000 हो। तो ये मान के चलिए कि एक महीने की सैलरी में वो अपना एप्पल का ले लेगा, एप्पल का यूज भी वही करेगा। अब उसके लिए क्या क्या बहुत सारी फंक्शन है, वो बता रहे हैं कि जैसे आईटी में इतना बहुत तेजी से चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो वो जितनी भी कंपनी है, मैंने आपको बताया कि अमेजन का जो स्टोर खुल सकता है, गूगल का ऑफिस खुल सकता है, और चैट जीपीटी वालों के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल, जैसा आप ये कह रहे हैं कि ये जो आईएएस की ट्रेनिंग कराते हैं वो कराते हैं, वो उसकी जगह पे आजकल वो भी हाईटेक हो गए। वो चैट जीपीटी और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा ले रहे हैं, बहुत सारा ले रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। आईटी सेक्टर काफी ऊपर से, और आईटी सेक्टर में 60% से ज्यादा की मतलब चेंज है, और ग्रोथ तो शायद वहां काफी 100% के आसपास ग्रोथ है उनकी, बहुत तेजी से बढ़ता है वो सेक्टर, क्योंकि और फास्ट तरीके से काम कर रहा है। जैसे आजकल आता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं चेंज। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 95 में मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास था, तो उस समय एक ने वीआईपी केसेस हम लोग डील करते थे, डीबीएस सिस्टम के अंतर्गत काम करते थे, उसमें खास लोगों को कंप्यूटर दिए गए थे। हम उस समय इससे कंप्यूटर में तो हमको कुछ समझाया था उन्होंने कि कैसे आपको इसको ऑपरेट करना है, क्या करना है। तो वो चीजें आज तो क्या है कि छोटा बच्चा एक मोबाइल को चलाता है, मोबाइल में गेमिंग है, बहुत सारी चीजें, सारी कंपनियां हैं, आईटी की तो सारी कंपनियां। तो एक चाइना का जो इंडस्ट्रीज है उसने आईटी सेक्टर से तो काफी हाई रैंक पाया है उसने, मतलब जो इनकम का एक पार्ट चाइना को देता है वो माइकल चैंग, क्या नाम है उसका, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, इस टाइप से। तो मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल हमारे लिए फिट फॉर है, और सेतु आयोग ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है, और लेकिन इसको धरातल पे उतरेगा कैसे ये खास तौर पे देखना है। सबसे पहले इसमें लैंड इशू के बारे में है खास तौर पे। अब आपको लैंड देखिए, जहां देखिए बंजर जमीन है, ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। आपने बोला भी है 48% हम लोग पहाड़ों में अभी भी निवास कर रहे हैं, और 48 यानी 52% लोग बाहर चले गए 100 से। तो एक बड़ी संख्या चली गई है, 48 में से भी कम हो सकता है, लेकिन लैंड जो है वो जो 48% है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर को नहीं कर रहे, मतलब कृषि का आधारित काम नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो कहते हैं कि हम ये वो कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, नहीं है। रियल ग्राउंड, जीरो ग्राउंड जो रिपोर्टिंग आप में देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं कहाँ बंदर आ गए, कहाँ क्या आ गए, कहाँ क्या आ गए, कितना ही चीजें उनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं जाता है। इसलिए जो आईटी सेक्टर इस पे काम करेगा, आईटी सेक्टर आपको एग्रो इंडस्ट्री में भी काम करेगा, आईटी सेक्टर उस सब चीजों में काम करेगा। ये तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए आपने बोला कि एप्पल के मोबाइल बनाने हैं, वो तो आपके सिडकुल में बन जाएंगे, आपके हरिद्वार में बन जाएंगे, आपके देहरादून में बन जाएंगे, आपके वो मैं खास तौर पे बता दूं कि
इसमें ऊधम सिंह नगर में आपको फैक्ट्री बन जाएगी। लेकिन उनके जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज हम कह रहे हैं कि नमो सिटी चकोटिया में हो और सैलदे में हो और यहाँ क्या नाम है सोमेश्वर में हो और इधर सतपुली साइड में हो, श्रीनगर में हो, ये जो गढ़वाल का श्रीनगर है, और जो जो ये ऐसे प्लेन एरिया है इनमें इनके चमचमाते हुए ऑफिसेज हो। और वो बिल्कुल 100% सेतु आयोग इसीलिए इसको पॉलिसी को लाया है और गवर्नमेंट इसमें जल्दी ही डिसीजन लेने वाली है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर शायद ये पॉलिसी आ जाएगी। उन्होंने इसमें इस मामले में काफी कंपनी महिंद्रा से और ये कुछ हाई लेवल की कंपनी वालों से उन्होंने बात कर ली है, टाटा ग्रुप से भी बात कर ली है। कुछ तो वो यूनिवर्सिटी जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का शायद और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के उनमें कुछ टाटा की कुछ कंपनी से उनके बात हो गई है, क्योंकि वहां पे वो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि आने वाले जो क्वालिफाइड बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, तभी वो कोई अच्छी जॉब पाएंगे उन कंपनियों में। मान लीजिए हमने ऑफिसेस तो बना दिया, आपने सब्सिडी भी दे दी, वो कहेंगे जी आपके यहाँ बच्चे नहीं मिल रहे, यानी क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं मिल रहे, तो वो उनको पुणे महाराष्ट्र से लाना पड़ेगा, मुंबई से लाना पड़ेगा, चेन्नई से लाना पड़ेगा या बेंगलोर से लाना पड़ेगा या हैदराबाद से लाना पड़ेगा। तो वो फायदा क्या हुआ, हमें तो यहाँ वो नहीं मिला। और दूसरा मैंने आपको बोला कि 1 करोड़ आदमी हमारा बाहर है, अब उसके लिए भी पॉलिसी बनेगी, वो उसमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब तक उनसे काम चलाना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में एक काम और अच्छा हुआ है, मैं ये खास तौर पे मैं मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा इस बारे में। लोग बात कहते हैं कि आप प्रशंसा देखो, एक बात मैं आपको और क्लियर बता देता हूँ। आज एक आपके पिछले विकसित भारत एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें एक व्यूअर्स ने लिखा था कि आप लोग दिल्ली और देहरादून में बैठ करके, बड़े शहरों में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं इस समय उत्तराखंड के ग्राम पंचायत नौला में बैठा हूं, जो भिकियासैन के नजदीक है, यहाँ पे बैठा हूं। और पिछला करीब 1 महीना करीब होने जा रहा है मुझे, 30 तारीख को मैं तब से बैठा हूं। मैं ग्राउंड जीरो से मैं इसको देखता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके। और आप भी दिल्ली की जगह दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, तो ये बात नहीं, वो भी मैं क्लियरफाई करता हूँ जी। बिल्कुल रावत जी, आपने सही कहा। मैं दर्शकों को बता दूं कि कभी कभी जैसे हमारे नेटवर्क इशू में प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारी आवाज में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली में ये हमारे सिग्नल की वजह से या नेटवर्क की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में बैठा हूँ और हमारे रावत जी उत्तराखंड के भिकियासैन क्षेत्र में नौला गांव में बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों में किस तरीके का नेटवर्क आता है। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से माफी भी चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसे थोड़ा सा नजरअंदाज करें। रावत जी, क्या हल्द्वानी, रामनगर और कोटद्वार को सहज बनाने की प्रक्रिया चल रही है? देखिए ऐसा है, अभी मैं आपको बता दूं 297 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन खासतौर पे क्या है, ये हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत, अभी शायद हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब कॉमर्स के बर्थवाल जी हैं, तो वो हमारे उत्तराखंड मूल के ही हैं और वो पिछली बार देहरादून के उसमें आए थे, तो उन्होंने काफी अच्छा एड्रेस किया था। तो मैं भी उनको वीडियो खासतौर पर भेजता रहता हूँ। तो उनके वहां जब पिल्लई साहब एडिशनल सेक्रेटरी थे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई थी। तो वो अभी एक रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, 297 या 275 के आसपास वहां पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो 70% इकोनॉमिक जोन वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और ये कुछ 6-7 स्टेट है, उन्हीं में है। तो उनमें ना तो यूपी है ना हमारा उत्तराखंड है। तो हमारा एक लक्ष्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो समझ गए होंगे आप डालिए SEZ से गूगल में क्लियर कर लीजिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत ये पूरी पॉलिसी बनाता है कि उसमें एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है खास तौर पे। तो वो मेरा एक राय है इस बारे में। आज आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में अच्छा जो है सुझाव दिया है कि हल्द्वानी जो नैनीताल का पार्ट है, रामनगर जो नैनीताल का पार्ट है, जिम कॉर्बेट को छोड़ के,
और कोटद्वार जो पौड़ी का पार्ट है, ये तीनों हिस्सों को, चूंकि ये सारे प्लेन एरिया हैं और जो पहाड़ से लगे हुए हैं, जो पहाड़ के उससे दूरी से, जहां से पहाड़ स्टार्ट होता है उसका फुटहिल है उससे नीचे, मतलब जहां से जिम कॉर्बेट स्टार्ट हो गया और जैसे काठगोदाम, जिम कॉर्बेट स्टार्ट हो जाता है, काठगोदाम स्टार्ट हो जाता है, और जो एक कोटद्वार में एक मंदिर है सत्यवली, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मंदिर से ऊपर की साइड में वो पहाड़ी एरिया में आएगा। लेकिन वो जो नीचे का हिस्सा आएगा जो प्लेन एरिया है कोटद्वार का और रामनगर का और हल्द्वानी का, ये सारा एरिया इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाला जाए, यानी इनके ग्रोथ बनाया जाए। मैं कह रहा हूं चाहे आप इसको एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते, आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दीजिए इनके, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप की एक इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाएंगी। तो इनका वो नहीं होगा कि ये फल पट्टी बनाए। फल पट्टी तो क्या बन रही है, ये तीनों क्षेत्रों में एक विशेष टाइप के लोग बस गए हैं वहां पे, तो जाके आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। मैंने बोला 3 डिस्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन ये जो 3 एरियाज हैं खास तौर पे, जो नैनीताल के 2 पार्ट है, ये रामनगर और हल्द्वानी, और इधर कोटद्वार जो पौड़ी का पार्ट है, ये तीनों को मिला करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए खास तौर पे ग्रोथ के लिए। यानी जो एप्पल का जो कंपनी का ऑफिस, आप उसको श्रीनगर में खोल दीजिए, और इधर ये यहाँ पे इसका जो उसकी मोबाइल वो बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा वो कारखाना जो है, आप उसको कोटद्वार में खोल दीजिए। और इधर वैसे भी वो रामनगर से नीचे के हिस्से में खोल सकते हैं, इधर हल्द्वानी में खोल सकते हैं। आपने एक विशेष, इसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी लाया जाए, उसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को रिक्वेस्ट किया जाए, या हम सेतु आयोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बारे में भी एक सोच को बनाया जाए। तो हमारी ये बात क्लियर हो गई है कि भाई जो खास तौर पे हमने इन 2-3 हिस्सों को भी निकाल दिया है, 3 हिस्सों को निकाल, हम नहीं कह रहे डिस्ट्रिक्टों से अलग करो, हम कह रहे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए, यानी वो आपके प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि करेगा। या मैंने बोला था कि आप एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मांग लीजिए बढ़िया सा, तो वो भी एक दूसरा कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ते हुए, मतलब इसका जो प्लेन हिस्से को जोड़ते हुए इसको बनाया जा सकता है। और बाकी जो इन्वायरमेंटल कॉरिडोर बन सकता है वो तो कह रहे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा, लेकिन आईटी कॉरिडोर ये बन सकता है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेटी कहते हैं इसे, उसके अंतर्गत ये उसमें से ही सारे, देखिए आज ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बन रही है। अभी जो ये वार वगैरह चल रही है इसमें ड्रोन का ही काम चल रहा है, विशेषकर ड्रोन की पॉलिसी बनाने की इसमें रिसर्च होती है। इनके सारे जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें एक रिसर्च बेस्ड होता है, रिसर्च, तो रिसर्च बेस्ड सेंटर होते हैं, वो सेंटर तो यहाँ पे खुल ही सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही इन्वायरमेंट फिट है। और दूसरी बात उनके यदि वहां कारखाने आपके नीचे के हिस्से में खुल सकते हैं, मतलब ये कि उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, और हल्द्वानी में, रामनगर में, कोटद्वार में, तो यहाँ पे उनके चमचमाते हुए ऑफिस खुल सकते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो जाती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो सवाल हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, कनेक्शन इसलिए बन रहा है कि हम ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर के बारे में बात करें। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को आईटी सेक्टर की जानकारी नहीं होगी। आईटी सेक्टर अब सिंपल एक शब्दों में, एक जो आदमी कम पढ़ा लिखा है कोई, वो एक जो कंप्यूटर का, सॉरी आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, ये आईटी का ही प्रोडक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। एक आईसीटी होता है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आईसीटी, टी से फॉर टेक्नोलॉजी, यस, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं आईसीटी। हमने इसको डील किया है वहां पे पुरानी मिनिस्ट्री में। आईसीटी के क्या होता है, पार्क बनते हैं, आईसीटी पार्क, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क वहां बनेंगे, आईसीटी के पार्क यहाँ बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्क आप पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क तो बनेगा आपका कोटद्वार में बनेगा, रामनगर में बनेगा, या हल्द्वानी में बनेगा, उधम सिंह नगर में बनेगा, और काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार, देहरादून सैलाकुई का जो एरिया है इनका, वो सारा एरिया। मैं कह रहा हूँ देहरादून को ऑलमोस्ट आप उसमें इंडस्ट्रियल उसमें डालिए ये तो। और वहां से जो एनवायरमेंट की दृष्टि से, वैसे भी आपको मालूम है
जो दिल्ली का टेम्परेचर है, दिल्ली से भी कई बार वो उसके आसपास ही AQI लेवल पहुंच रहा है उसका। देहरादून का, ये काशीपुर का और हरिद्वार का, ये इस समय सबसे ज्यादा हाई लेवल होता है इनका। मतलब ये कि जो बेड क्वालिटी जो इंडेक्स है इनका, इसका एयर का, इसके बारे में तो ये बात करनी पड़ेगी इस तरह से जो हम समझा रहे हैं इन बातों को। तो मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि आईटी की टेक्नोलॉजी, आईटी की जो नीति है, ये मोबाइल से रिलेटेड है। मोबाइल में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप बैंकों में जाइए, वो भी आईसीटी से चल रहा है, यानी आईटी सेक्टर से ही चल रहा है। चाहे आप आज आप कोई रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भी ऑनलाइन भरते हैं, वो वहां इनकम टैक्स के साइड में पहुंच जाता है। और आप कोई पढ़ाई भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया कि आपको टीचर यदि नहीं भी हैं तो आपको, आप एक बार हमने पहले डिस्कस किया था, हार्वर्ड से प्रोफेसर से भी आप लेक्चर सुन सकते हैं। आईटी दिल्ली के उनसे भी एक लेक्चर सुन सकते हैं। तो इस बारे में आज मैंने एक न्यूज कल परसों से आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 डिस्ट्रिक्टों के डीएम को बदला है खास तौर पे। तो ये बड़ी एक सूचना सोशल सेक्टर में बहुत फैल रही है, मीडिया के सेक्टर में, कि इन्होंने क्यों बदल दिया, कैसे बदल दिया। मेरा कहना है कि ये धामी जी वही काम कर रहे हैं जो गुजरात में मोदी जी ने एज ए सीएम के तौर पे किया था। वो अपनी टीम बना रहे हैं। और सबसे बड़ी एक डायनेमिक चीज हुई है, उसमें 2 डीएम के बारे में मैं आपको बता दूं जो न्यूली अपॉइंटेड डीएम है। एक है प्रतीक जैन। प्रतीक जैन आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं, और उनको पूरा इसका टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। और उनको रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ की जिम्मेवारी दी है, यानी रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया। दूसरे तो दोस्तों, आज के पहले भाग में हमने जाना कि नीति का मकसद क्या है, किस तरह रोजगार से सीधी सब्सिडी जुड़ी है और कैसे सरकार आईटी सेक्टर और लघु उद्योगों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी बाकी है नीति की चुनौतियां, समाधान और जनता की भागीदारी पर चर्चा, जैसे हम लेकर आएंगे अगले भाग में। क्या आपके इलाके में कोई कंपनी आई है? क्या आपको लगता है कि आपके गांव में आईटी कंपनी लग सकती है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।